स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये दो पॉइंट हम लोगों ने देखा किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अब हम आइए जानते हैं कि कौन सा पॉइंट सही होगा। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों जो पॉइंट है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और वो दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, अब एक चीज़ आइए हम लोग बात करते हैं विस्तार से। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुसरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और शक को पराजित करने के बाद इन्होंने पहली बार चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, ये भी ध्यान देना। और शक कौन था, ये पश्चिम भारत के अंतिम जो शक राजा थे, राजा रुद्र सिंह तृतीय को ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, विक्रमादित्य। और साथ ही साथ इनको हम लोग जानते हैं और कौन से नाम से जानते हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो इनको हम एक नाम से और भी जानते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, वो है देवगुप्त, एक नाम है देवराज, एक नाम है देवश्री। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 52 है, इसमें कहा गया कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। 52 के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी देख सकते हैं। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर जो माना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त। ठीक है, तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त भी हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति और तेज कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये किसके समय में आक्रमण हुआ था हूणों का पहली बार, तो गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के समय हुआ था। तो स्कंद गुप्त जो है ये नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, स्कंद गुप्त। ठीक है, तो ये ध्यान देना। कभी ये भी पूछ सकता है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में, तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और वहाँ पर हूणों की हार हुई थी, स्कंद गुप्त की विजय हुई थी, ये चीज़ ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 53 है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भित्री स्तंभ लेख। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्री स्तंभ लेख में मिला है। ठीक है, यहीं से ये चीज़ मालूम होता है। देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, इसमें कहा गया है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। वह प्रश्न नंबर 54 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्सभट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त फर्स्ट की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें क्या कहा गया, सवाल में कहा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं, यानी इन 4 ऑप्शन में जो सही सुमेलित ना उसको आपको बताना है। पहला है, नाम दिया गया ए में है कुमारगुप्त, इनके नीचे दिया गया है मंदसौर अभिलेख। बी में है पतिक, इसके नीचे दिया गया तक्षशिला अभिलेख। सी में है प्रभावती गुप्ता, इनके नीचे दिया गया उदयगिरी गुहा अभिलेख। डी में है समुद्रगुप्त, इनके नीचे दिया गया है एरड़ अभिलेख। ठीक है, यानी कौन सा किससे संबंधित है वो चीज़ नीचे दे दिया गया है। अब हमको क्या बताना है, हमको वो बताना है जो सुमेलित ना हो, यानी संबंधित ना हो। तो प्रश्न नंबर 55 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला, एक मिनट, ये वाला, यानी कि प्रभावती गुप्ता का संबंध जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख से नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जितने भी हैं, यानी कुमारगुप्त प्रथम का संबंध हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से, और पतिक का हो जाएगा तक्षशिला अभिलेख से, और समुद्रगुप्त का हो जाएगा एरड़ अभिलेख से। लेकिन सी में जो लिखा है, एक मिनट, लेकिन सी में जो लिखा है प्रभावती गुप्ता का जो संबंध है उदयगिरी से नहीं होगा। अच्छा, तो फिर किससे होगा, ये भी तो मालूम हो जा सकता है। तो भाई साहब, उदयगिरी गुहा का अभिलेख जो है इनका संबंध होगा चंद्रगुप्त द्वितीय सेना के प्रभावती गुप्ता से। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, बात करते हैं प्रश्न नंबर 56। इसमें है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान देना, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया है, इसके सामने कुछ नाम थे तो वो नाम गलती से प्रिंट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान देना,
यहाँ पर लिखा है सर्ववर्मन, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पूछा गया गया सवाल में एक कौन सा सही सुमिरन है, तो मैं ऑप्शन तो यहाँ अब लिख नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं चलिए आप सभी को इस सभी का सही उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर बताने से ये रहेगा कि कभी भी सवाल पूछा जाए कुछ भी तो आपको कम से कम मालूम तो रहे। पहले है सर्ववर्मन, तो देखो एक चीज़ ध्यान देना, सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त है? असीरगढ़ से। फिर है ईश्वर वर्मन, तो इनका संबंध हो जाएगा जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से, ठीक है। फिर है ईशान वर्मन, इनका संबंध हो जाएगा हरहा पाषाण अभिलेख से। फिर है जीवित गुप्ता द्वितीय, इनका संबंध हो जाएगा देव बराक अभिलेख से। क्या हो जाएगा? देव बराक अभिलेख से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कि भाई मैं कुछ गलत उच्चारण कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग देख तो सको। देव और बराक, एक मिनट, इक्का लिखा है थोड़ा, इसमें राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, अभिलेख से, ठीक है। अब यहाँ पर दो सूची दिया गया, एक सूची में शासक के नाम है, दूसरी सूची में रानियाँ के नाम है, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अब पहला है चंद्रगुप्त, तो इनका संबंध हो जाएगा कुमार देवी से, पॉइंट नंबर 3 से है। बी में है समुद्रगुप्त, इनका संबंध हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कहीं दत्ता देवी है, दत्ता देवी कहीं पर नहीं लिखा है क्या? दत्ता देवी यहाँ पर होना चाहिए था दत्ता देवी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है। यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर होना चाहिए था दत्ता देवी, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था? दत्ता देवी, ध्यान देना। समुद्रगुप्त का हो जाएगा दत्ता देवी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा कुबेर नागा से, और कुमार गुप्त प्रथम का हो जाएगा अनंत देवी से, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 58 में है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि ताम्रलिपित, ठीक है। तो गुप्त काल में ताम्रलिपित बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 59 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? आयुर्विज्ञान कह सकते हो, शायद मैं सही कह रहा हूँ। तो इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इसमें थोड़ा सा है त्रुटिपूर्ण है। क्या त्रुटिपूर्ण है? अब आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल में एक प्रॉब्लम जान दो क्या है, अब आइए बात करते हैं। जिससे पहला मान लेते हैं डी है। डी में है सुश्रुत को सलक्रिया का जनक कहा जाता है, या काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर आते हैं शौनक, तो शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, ठीक है। फिर आता है शूद्रक जो थे गुप्त कालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे। फिर आता है सोमिल गुप्त कालीन नाटककार हैं जिससे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं मैच नहीं खाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो जाता है। फिलहाल जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, मान लो 100 सवाल आता है तो 100 में से 2-4 सवाल ऐसे आते हैं जिसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड होता है। आप चाहे जो भी लगा दो, उत्तर आयोग के द्वारा डिसाइड होता है। तो ऐसे सवाल मिल जाते हैं, उसमें ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब अगली बार हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। वीडियो 3-4 दिन अपलोड नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी, और वीडियो अपलोड होते रहेंगे कंटिन्यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।